Now let us start with the making of nationalism in Europe, in which we will see the condition of mid 18th century Europe. So when there were no nation states. What do you mean by nation state? Now India is a nation state because in India we have fixed boundary. We have fixed map of India. इंडिया का मैप फिक्स है हमारे लिए फिक्स बाउंड्री है. इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री फिक्स है, इंडिया की मतलब सदर्न बाउंड्री फिक्स है, इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री फिक्स है, इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री फिक्स है. सो एवरीथिंग दैट इज वी आर हैविंग अ फिक्स शेप ऑफ आवर कंट्री. ये नेशनलिज्म तब का है कि जब ऐसा कुछ फिक्स था ही नहीं, सिर्फ राजा हुआ करते थे, प्रिंस, किंग्स, monarchs, they were ruling their subject and they were having their vast kingdoms. उनके बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे. जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आप मुगल सल्तनत लो, सुल्तानेट पीरियड लो अपना, या फिर मतलब राजपूत वगैरह इनका टाइम का लो, तो जैसे अलग अलग किंग्स थे, किंगडम्स थे उनके. In the same manner, in Europe, there were certain kings, certain dynasty मतलब राजघराने थे, and वो जो राजघराने थे, वो जो डायनास्टीज थी, तो उनके किंगडम्स थे, उनका राज चलता था और उन्होंने जो जीता हुआ एरिया उतना अपने लोगों को पता रहता था. They were unaware of the neighboring countries. They were unaware of different continents. समुद्र के उस पार क्या है, मतलब सी ओशन को लांग कर भी कोई दुनिया है. All these things were not known to them until and unless these things were explored by some of the explorers. कौन थे एक्सप्लोरर? किसको भेजा था इंडिया ढूंढने सबसे पहले? कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुसी एंड जॉन कैबॉट. ये ट्रायो मीन्स ग्रुप ऑफ 3 पीपल, 3 लोगों का ग्रुप. सो फर्स्ट दे मूव इन सर्च ऑफ फ्रॉम ब्रिटेन इन सर्च ऑफ इंडिया. इंडिया को ढूंढने के लिए सबसे पहले ये लोग निकले. ओके, बाय मिस्टेक्स उनकी जो शिप है वो कहाँ पहुंची? वो अमेरिका पहुंची. अमेरिका में उनको ऐसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गए, तो वहां पर जो रेड स्किन कलर के जो लोग थे, वहां के नेटिव इनहैबिटेंट्स, दे यूज्ड टू कॉल देम रेड इंडियंस. और उसके बाद 16th सेंचुरी में वास्को द गामा ने फर्स्ट टाइम जब इंडिया ढूंढा, तब ये क्लियर हुआ क्या रे, अमेरिका है एंड दिस इज इंडिया. और उस पर सबसे पहला कदम वो अमेरिगो वेस्पुसी ने रखा था, तो उसके नाम से उसको अमेरिका नाम दिया गया. सो ये स्टोरी कब की है? जब यूरोप में नेशन स्टेट्स नहीं थे, उनको बाउंड्रीज नहीं थी, अलग अलग रूलिंग डायनास्टीज थी, और वो रूलिंग डायनास्टीज के किंगडम्स थे, उनका एरिया था जिन पर वो रूल कर रहे थे. यहाँ तक क्लियर हुआ? ये समझ में आया? तो आज ऐसा ही एक रूलिंग डायनास्टी जो है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज हैब्सबर्ग एम्पायर. नोट डाउन करते चलो, या तो फिर मतलब इसके स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, so both things will go on. देखो, हैब्सबर्ग एम्पायर ये बहुत बड़ा एम्पायर था जो 3 जगह पर रूल करता था एट अ टाइम, पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स, एंड दैट वाज कंट्रोल्ड बाय हैब्सबर्ग एम्पायर. वो 3 रीजन कैसे कौन से है? अल्पाइन रीजन है, दूसरा लोम्बार्डी एंड वेनेटिया है, और तीसरा गैलिशिया है. तो ये अभी के नाम ये, बट ये पूरा एरिया दैट कंसिस्टेड ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर, ये पूरा एरिया हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था. जैसे हम आज देखते हैं जर्मनी एक अलग कंट्री है, इटली एक अलग कंट्री है, स्विट्जरलैंड एक अलग कंट्री है, और ये अलग अलग प्रीवियसली, मतलब जब नेशन स्टेट्स नहीं थे एट दैट टाइम, these countries were divided into kingdoms. कुछ किंगडम्स, कुछ डचीज, कुछ कैंटन्स. अभी किंगडम्स जो है तो उससे छोटा डचीज होता है एरिया, और डचीज से छोटा कैंटन्स होता है. मतलब राजा अगर कैंटन्स पे रूल कर रहा है तो वो छोटा सा किंग है, डचीज पे रूल कर रहा है तो वो थोड़ा मिडल लेवल का है, और किंगडम पर रूल कर रहा है तो वो बहुत बड़ी डायनेस्टी है, बहुत बड़ा राजा है. ऐसा उसका सिग्रीगेशन रहता था.
और एटोनॉमस रूलर्स थे हर एक एरिया के, हर एक टेरिटरी के, किसी का किसी से लेन देन संबंध नहीं था। हाँ, कोई अगर बहुत ज्यादा एम्बिशियस है तो बाजू वाले राजा को मारकर, उसको हरा कर उसके किंगडम, वो अपने किंगडम को जोड़ता था कि मेरा इतना बड़ा एरिया का मैं राजा, वो प्रूव करने के लिए। ओके, तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो थे, तो ऐसे ही ऑटोक्रेटिक मोनार्च जो है, तो वो अलग अलग टेरिटरी पर रूल कर रहे थे, और वहां पर डाइवर्स पॉपुलेशन यूज्ड टू लिव, पॉपुलेशन भी पूरा डाइवर्स था वहां, मतलब कॉमन कल्चर नहीं था वो पॉपुलेशन में, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है, किसी का लैंग्वेज अलग था, किसी का कल्चर अलग था, एवरीथिंग इज डिफरेंट डिफरेंट। ओके, so everything is different, often they spoke different language, even languages उनकी अलग थी, and even they belong to different ethnic group, ethnic stands for religious, बुक लेके बैठे हो तो अंडरलाइन करो, एथनिक का मीनिंग नोट डाउन करो, इट मीन्स रिलीजियस, अलग अलग रिलीजन से भी वो बिलोंग करते थे। कॉमन आइडेंटिटी क्या थी उनकी, पॉपुलेशन पूरा डाइवर्स है, बट कॉमन आइडेंटिटी क्या कि इन सबका राजा एक है। व्हाट इज द कॉमन आइडेंटिटी, ये सब लोगों का किंग एक है, ये सब लोगों का राजा एक है, एंड दैट वाज द कॉमन आइडेंटिटी। ओके, सो दैट वाज द कॉमन आइडेंटिटी फॉर देम। तो अभी देखो कि यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर जिसका इन्होंने एग्जांपल लिया है, दैट इज फॉर एग्जांपल हैब्सबर्ग एम्पायर में देखो, तो ऑस्ट्रिया हंगेरी, ओके, ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है, तो ऑस्ट्रिया हंगेरी अलग अलग डिफरेंट रीजन का एंड डिफरेंट पीपल का पैचवर्क था। So different type of people and different type of regions, they were interconnected over there under one king, that is Habsburg Empire. So ऑस्ट्रिया हंगेरी, इसका ये मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर कि ये ऑस्ट्रिया हंगेरी पर रूल करता था, मतलब मोस्टली, और ये अलग अलग रीजन का पैचवर्क था। इसमें क्या क्या था देखो, अल्पाइन रीजन, अल्पाइन रीजन में द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेतनलैंड और बोहिमिया, ठीक है, और यहाँ पर सब लोग जो थे वो जर्मन स्पीकिंग थे, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर का ये एक हिस्सा हुआ अल्पाइन रीजन, उसमें मतलब कौन से एरियाज आए, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेतनलैंड और बोहेमिया, और ये मतलब यहाँ पर बोलने वाला, लैंग्वेज बोलने वाला पॉपुलेशन जो है, जो मतलब मेजर लैंग्वेज इस एरिया की, दैट वाज जर्मन स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, ठीक है। उसी हैब्सबर्ग एम्पायर का दूसरा हिस्सा है लोम्बार्डी एंड वेनेटिया, ओके, लोम्बार्डी एंड वेनेटिया, दूसरा हिस्सा इसी हैब्सबर्ग एम्पायर का है, लोम्बार्डी एंड वेनेटिया, ओके। सो ये जो लोम्बार्डी एंड वेनेटिया जो है, तो इसमें देखो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस था, इनकी लैंग्वेज जो थी तो इटालियन स्पीकिंग, ओके। तो जैसे हंगेरी में बहुत सारे लोग इटालियन स्पीकिंग है, ऐसे आधा पॉपुलेशन मगयार बोलता है, मगयार भी एक लैंग्वेज का नाम है, एंड अदर पीपल दे स्पोक अदर वैरायटीज ऑफ डायलेक्ट, उसी मगयार के या इटालियन स्पीकिंग के, इटालियन लैंग्वेज के कुछ जो डायलेक्ट थे वो बोला करते थे। इन गैलिशिया, फिर तीसरा रीजन देखो गैलिशिया, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये देखो थर्ड रीजन जो है ये गैलिशिया, सो ये भी हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा था, और ये गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी, पॉलिश लैंग्वेज, पोलैंड की लैंग्वेज जो है उसको पॉलिश बोलते हैं, जैसे इंडिया की लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज बोला जाएगा, जैसे पोलैंड की लैंग्वेज को पॉलिश बोलते थे। और ये तीन बहुत बड़े बड़े डोमिनेंट ग्रुप थे, इनके अलावा वहां पर कुछ पीजेंट कम्युनिटीज थी जो एम्पायर के बाउंड्री पर रहती थी, कुछ बोहेमियंस थे, कुछ स्लोवाक्स थे, कुछ स्लोवेनीज वो कार्नियोला में रहते थे, कुछ क्रोएट्स साउथ में थे, ऐसे मतलब कुछ जो ट्रांसिल्वानिया के ईस्ट में रोमन्स थे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग कि मतलब वहां पर पॉलिटिकल यूनिटी पॉसिबल ही नहीं थी ऐसे एरिया में, इतना डाइवर्स पॉपुलेशन, इतनी डाइवर्स लैंग्वेज उनकी, इतना मतलब डाइवर्सिफिकेशन रीजन में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, सभी जगह, कि वहां पर पॉलिटिकल यूनिटी लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सिर्फ एक
कॉमन चीज इनको बांधे हुए थी, एंड दैट वाज देयर एम्परर। एक राजा की ये प्रजा थी। ओके, तो एक राजा की ये प्रजा थी, दैट इज द कॉमन आइडेंटिटी दैट वी फाइंड। वो यही मतलब कॉमन आइडेंटिटी इसमें दिखने को मिलती है, ये देखते हैं। सो अभी तो ये नेशन स्टेट का आइडिया ऐसे वाले प्रोविंसेस में कैसे इमर्ज होगा, कैसे आएगा, कैसे होगा, मतलब प्रीवियस यूरोप की कंडीशन, जैसे मैंने बताया हैब्सबर्ग एम्पायर, ये एक रीजन की बात की हमने, तो पूरे यूरोप में ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स थे, ऐसे बहुत सारा पैचवर्क था, एंड ऑल दीज पीपल दे वर डाइवर्स वन, वो सब अलग अलग थे। तो इसमें नेशन स्टेट आएगा कैसे, दैट वाज द क्वेश्चन। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ओके, अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, इसमें देखो सोशली और पॉलिटिकली। ओके, एरिस्टोक्रेसी ये एक डोमिनेंट क्लास था ये कॉन्टिनेंट का। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या, वहां पर रहने वाले लोग, दैट इज अरिस्टोक्रेसी। एंड अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी मतलब राजा महाराजा की फैमिलीज, जो रिच ग्रुप है, दैट इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी, इसको हम एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। तो सोशली और पॉलिटिकली ये जो वहां पर जो फिक्स थे ऐसे एरिस्टोक्रेसी, ये डोमिनेंट क्लास था ये कॉन्टिनेंट में, ठीक है, यूरोप में। मेंबर्स जो है ये क्लास के, तो वो जस्ट कॉमन वे ऑफ लाइफ, मतलब सारे राजाओं का लाइफस्टाइल सेम होता है वैसे, एंड मतलब रीजनल डिविजन्स थे वहां पर, बट स्टिल दे वेर हैविंग कॉमन वे ऑफ लाइफ। कॉमन वे ऑफ लाइफ उनका होता था, कॉमन वे ऑफ लाइफ वो जीते थे। उनके बहुत बड़े बड़े स्टेट्स होते थे कंट्री साइड में, एंड अल्सो टाउन हाउसेस, और टाउन में भी बहुत बड़े बड़े उनके घर होते थे। सो दिस इज द केस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और जनरली एरिस्टोक्रेसी जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे वो, ठीक है, और उनकी फैमिलीज में मतलब मैरिजेस के बॉन्डिंग हुआ करते थे। दे यूज्ड टू मैरी फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर का कोई प्रिंस है, तो ऐसे ही किसी दूसरी एम्पायर की प्रिंसेस, उनकी शादी फिक्स कराना। मतलब ऐसे जो टाइज ऑफ मैरिज की मतलब शादियां फिक्स करवाना, ठीक है, तो वैसे वो ज्वाइन होते थे। ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी है ना, ये स्मॉल ग्रुप था, और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन पीजेंट्स का हुआ करता था। वेस्ट यूरोप में देखो ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है तो वो टेनेंट्स, स्मॉल ओनर्स, ठीक है, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में मतलब वहां पर बड़े बड़े स्टेट्स थे कि जो सर्फ्स उसका ध्यान रखते थे, कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। सर्फ्स मतलब क्या, बड़े जमींदार के अंडर काम करने वाले, उनके विश्वासु, बहुत ज्यादा विश्वासु, कि जिनको जमीन वगैरह गिफ्ट में देते थे वो, सो ऐसे लोग, दैट इज सर्फ्स। तो सर्फ्स उसका ध्यान रखते थे, दैट वाज द थिंग। ओके, सो नाउ लेट अस सी एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, ये हुआ। फिर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो होना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे टाउन्स इमर्ज होने लगे, कमर्शियल क्लासेस बढ़ने लगे, एंड दीज कमर्शियल क्लासेस वो क्या थे, दे वर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर मार्केट, मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया करते। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ओके, इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई थी जहां वहां, और मतलब फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में जो थे, तो मतलब वहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आ चुका था, और एक नया सोशल ग्रुप वहां पर तैयार हुआ, दैट इज नोन एज मिडिल क्लासेस। ओके, डोंट स्क्रैच ऑन स्क्रीन। सो तो वो हुआ न्यू मिडिल क्लासेस। ओके, सो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये जो मिडिल क्लासेस है जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, ठीक है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में स्मॉलर नंबर में थे, बट मतलब अदर एरियाज में इनका जो ग्रुप है ये मिडिल क्लास का, वो बढ़ता गया। ओके, और बढ़ने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों को समझ में आने लगा
रूलिंग कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। सो इन दैट वे मतलब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलने चाहिए, नेशनल यूनिटी तभी बनी रहेगी, ऐसी टाइप की आवाज उठाना उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, सो दैट इज एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। जैसे पहले देखा कि हैब्सबर्ग एम्पायर जैसा एम्पायर, तो मतलब कैसे पॉसिबल होगा कि ऐसे अलग डाइवर्स पॉपुलेशन यूनाइटेड रहे। सो सेकंड में उन्होंने यूनिटी लाने की कोशिश की, दे वर यूनाइटेड बाय देयर प्रोफेशन। एक मतलब न्यू मिडिल क्लास वहां पर स्टार्ट हुआ। और ये जो मिडिल क्लास है, तो ये मिडिल क्लास कंसिस्टेड ऑफ बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे। और दीज people they were somewhat educated. Now they began to understand that there should be no privileges as given to the families of kings and queens, aristocracies, उनको दी हुई मतलब नोबेल्स, एरिस्टोक्रेसीज, लैंडलॉर्ड्स, इनके फैमिली को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, सच अ प्रिविलेजेस शुड नॉट बी देयर, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे उन्होंने मतलब आवाज उठाना स्टार्ट किया। लेट अस हैव आवर न्यू टॉपिक, लिबरल नेशनलिज्म। क्वेश्चन आता है इस पर, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या? देखो, नेशनल यूनिटी की जो आइडियाज है वो अर्ली 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में फैलने लगी। और ये जो मतलब नेशनल यूनिटी की आइडियाज है, दीज आइडियाज दे वर एसोसिएटेड विथ लिबरल नेशनलिज्म। सो ये आइडियाज लिबरल नेशनलिज्म से एसोसिएट होने लगे। ओके, so let us see here. So लिबरल नेशनलिज्म के आइडियाज देखेंगे हम। व्हाट इट मीन? तो ये जो टर्म है लिबरलिज्म, या देखो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में देखो, सी द स्लाइड, स्लाइड पर देखो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में देखो कि यहाँ ये जो लिबरलिज्म, ये जो वर्ड है, ठीक है, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये जो वर्ड है, तो यहाँ लिबरलिज्म ये जो वर्ड है, इट डिराइव्स फ्रॉम लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। ये जो लिबरलिज्म ये जो वर्ड है, इट डिराइव्स फ्रॉम पॉलिटिकल, सॉरी, लैटिन रूट लीबर, लैटिन रूट लीबर से डिराइव हुआ है ये। ओके, और इसका मीनिंग होता है फ्री, फ्रीडम। तो लिबरलिज्म का मतलब है स्टूड फॉर फ्रीडम। लिबरलिज्म मतलब क्या? यस यस, लिबरलिज्म मतलब क्या कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने हम सभी लोग इक्वल है, मतलब अमीरों के लिए अलग लॉ, गरीबों के लिए अलग लॉ, ऐसा नहीं। तो ऐसा मीनिंग इन्होंने लिया। ठीक है, सो ये लास्ट स्लाइड बेटा, someone asked me, requested me to show last slide. Wait a minute, let him take screenshot. Yes yes, I will share PDF now. I will share PDF that questions which are frequently asked in exam now. I will share PDF. You don't take tension regarding that. That you just now clear your concept. अभी सिर्फ concept देखना है आपको, ठीक है? तो just now you be sure that आपके concepts clear हो रहे ऐसे. Okay, so that is enough. Okay, no problem, no problem. Shall I shift to next slide? हाँ, लिबरल नेशनलिज्म देख रहे थे। सो लिबरलिज्म ये जो वर्ड है, तो ये वर्ड जो है, तो वो डिराइव किया गया लैटिन रूट लिबर। ओके, लैटिन रूट लिबर, और उसका मीनिंग होता है फ्री।
ये देखो ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, इसका मीनिंग है फ्री। सो न्यू मिडिल क्लासेस ने लिबरलिज्म का मीनिंग क्या लिया? दैट इज लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। मतलब सभी के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, लॉ के सामने हम सब इक्वल है। सो दैट इज equality of all before law. It means liberalism. So now let us see here कि politically it emphasize the concept of government by consent. तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब क्या? गवर्नमेंट होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ऐसा बाय कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या? कि सबकी उसमें ओपिनियन, सबके ओपिनियन से सब लोग जिसमें राजी है, ऐसा गवर्नमेंट वो चलना चाहिए। दैट इज इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। उसको गवर्नमेंट बाय कंसेंट बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ प्लीज चेक इफ आई एम ऑडिबल फ्रॉम माय साइड, एवरीथिंग इज क्लियर। You just take. No. Okay. Correct, ma'am. Okay. So let us see liberal nationalism. In liberal nationalism, in French Revolution, liberalism means end of autocracy. Autocracy को खत्म करना, क्लरिकल प्रिविलेजेस जो एक्स्ट्रा राइट्स दिए हुए थे उनको खत्म करना, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड पार्लियामेंट शुड बी देयर। देखो क्या क्या कौन से वर्ड अंडरलाइन करो। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी देयर, देन मींस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इट शुड बी देयर, एंड दैट गवर्नमेंट शुड फंक्शन थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट आगे आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स कि सब लोग उसमें बंधे हुए, अबाइडेड बाय ऑल, ठीक है। दैट सेट ऑफ रूल्स अबाइड टू ऑल, सभी को वो अबाइड कर रहा है इसे, ओके। 19th सेंचुरी में लिबरल्स जो है तो मतलब उनको ये भी प्रॉब्लम था कि also stress the inviolability of private property, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई छीने नहीं, कौन सा भी राजा महाराजा, कौन सा भी रूल, मतलब उनको वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी स्नैच नहीं करे, इनवॉयलेबिलिटी। सो मतलब ऐसा भी रूल बनाओ कि एवरीबडीज प्रॉपर्टी शुड बी सेफ, तो वो भी उन्होंने लिबरलिज्म से जोड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हिसाब से नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या? राइट टू वोट टू ईच एंड एवरी पर्सन irrespective of his income, irrespective of whether the person is male or female, irrespective of whether the person is working or staying at home, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज डिसाइड होना चाहिए, जैसे इंडिया में अवर मतलब सफरेज राइट के लिए हमारा एज ग्रुप क्या है? 18 है, ठीक है। 18 के बाद यू आर अलाउड टू वोट फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए आप वोट कर सकते हैं 18 में। तो यही मतलब ये सफरेज के लिए वहां पर जो है तो मतलब उन्होंने ये नहीं दिया था, ठीक है। मतलब सफरेज राइट जो है तो वो सभी को नहीं था, दैट इज